हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो हमारा आज का वीडियो रहने वाला है वो रहेगा पीटीयू बीटेक सीएससी थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो मैंने आपका सफल बैच लॉन्च किया है उसका ये फर्स्ट वीडियो रहने वाला है। ये आपका रहेगा, एक तो हम इसमें करेंगे आपका सिलेबस का डिस्कशन, प्लस इसमें मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगी, तो वो आपका हो जाएगा डेमो लेक्चर। ठीक है, तो ये वाले वीडियो जो पहले 3 वीडियो होंगे मैथ के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के और डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के, ये तीनों मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगी ताकि आपको एक आइडिया हो जाए बाकी स्टूडेंट्स को भी कि वीडियो में हम कैसे कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो बाकी वीडियो होंगे बैच के वो वैसे ही चलेंगे बैच के ऊपर ही। ठीक है, सो ये वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो बताऊंगी मैथमेटिक्स 3 में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं। ठीक है, फिर हम जो है फर्स्ट यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ सुनते जाइए, लिखिए ना। ठीक है, तो आपने लिखना है, साथ साथ में सिलेबस सारा नोट करना है पहले। ठीक है, जब तक आप सिलेबस नोट नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा कि आपने क्या स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर हम छोटी क्लासेस से कंपैरिजन में बात करें तो पहली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट के कम से कम भी 15-15, 20-20 चैप्टर होते हैं। यहाँ साइंस मैथ के 10-10, 15-15 होते हैं। ठीक है, तो क्या है, स्टूडेंट्स उस वास्ट सिलेबस को कवर कर लेता है। 6 से 8 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन कॉलेज लाइफ में क्या है, एक सब्जेक्ट तो उतने ही रहते हैं, 6-7 सब्जेक्ट होते हैं, कईयों को 4-5 भी होते हैं। ठीक है, लेकिन सिलेबस जो है कंपैरेटिवली छोटी क्लासेस से कम होता है। बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स उस छोटे सिलेबस को, कम सिलेबस को भी कम पढ़ते नहीं हैं। अनलेस एंड अनटिल आप जो है सिलेबस को नोट डाउन नहीं करेंगे, उसका पूरा आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, आपको पेपर में क्या आएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले चाहती हूँ जितने भी स्टूडेंट्स, चाहे आपने बैच में एनरोल किया है चाहे नहीं किया है, लेकिन आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिए ही, और इस सिलेबस को साथ साथ में नोट कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको एक जर्नल ओवरव्यू दे देती हूँ। हमारे मैथमेटिक्स 3 में मेनली क्या रहने वाला है, 2 चैप्टर रहेंगे, मतलब 2 बेस कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। जैसे वो दोनों बेस कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, एक है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड दूसरा रहेगा आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स और जो ये प्रोबेबिलिटी है, इसके इर्द गिर्द ही हमारा सारा सिलेबस जो है घूमेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लाइक 10th क्लास में या 11th क्लास में आपने जो है इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी और प्रोबेबिलिटी के बारे में भी छोटी क्लासेस में आपको मतलब एक ओवरव्यू आइडिया होगा। ठीक है, तो बस उस आइडिया को लेकर ही हमने जो आगे आगे पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम सिलेबस देखते हैं, और आपने जब वीडियो देख लिया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर जाइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ओके, सो हम इसमें सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आपका जो यूनिट रहने वाला है वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स का यूनिट है। पहले हम स्टैटिस्टिक्स को कवर करेंगे, फिर हम प्रोबेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का यूनिट है, देख लेते हैं क्या है। यूनिट का नाम, वैसे तो उन्होंने यूनिट का कोई नाम मेंशन नहीं किया हुआ था, तो मुझे इसमें सेंट्रल टेंडेंसी मेन चीज़ लगी तो मैंने वो ऊपर लिख दी है। ठीक है, जस्ट उन्होंने टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं आपके बीडीयू के सिलेबस में। ठीक है, सो यूनिट 1 इज ए सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इसमें हम क्या कवर करेंगे, मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लिखिए अपनी नोटबुक पर, अभी नोटबुक खोलिए और अभी लिखिए। फर्स्ट आपका जो है यूनिट, उसका फर्स्ट टॉपिक है मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमने मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ना क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम पता करते हैं कि हमने इतने डाटा के ऊपर क्या क्या ऑब्जर्वेशन जो है देखी हैं। फिर सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हम 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, जो कि आपने पहली क्लासेस में भी पढ़ी होंगी, मीन, मोड एंड मीडियन। ठीक है, तो इसे हम ब्रीफ में देखेंगे। देन अब आप पहले सिलेबस लिख लीजिए। फर्स्ट आएगा आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देन आपका नेक्स्ट है मोमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इसमें होगा स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस,
मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, साथ साथ में नोट करते जाना है, किसी स्टूडेंट ने भी बिना कॉपी पेन की ये वीडियो नहीं देखनी। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी एक्सियोम्स। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब ये चैप्टर तो स्टैटिस्टिक्स का था, लेकिन बीच में प्रोबेबिलिटी आ गई। ये पता क्या है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स एक दूसरे के साथ कंबाइन में है, तो ये जितने भी यूनिट्स हैं सारे में आपको स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा सा पार्ट प्रोबेबिलिटी का दिखेगा ही। ठीक है, देन हम इसमें पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देन इसमें पढ़ेंगे हम डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, देन पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ डिस्क्रीट एंड रैंडम कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। ठीक है, तो अगर आपको कुछ लिखने से छूट गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रही हूँ लिखने के लिए, इसका मतलब ये है कि आपने साथ साथ में लिखना है। अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ एक आधी लाइन छूट जाती है तो आपने जो है स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, अदरवाइज आप साथ में ही लिखिए। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट, अब ये जो यूनिट है ये है प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर यूनिट। ठीक है, तो इसमें मेन जो आपका चीज़ रहेगी, मेन मोटो रहेगा, वो रहेगा आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो यूनिट 2 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। इसमें कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सी? बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल। देन है इसमें पॉइजन अप्रॉक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। Poisson approximation to the binomial distribution. Then next है हमारे पास evaluation of statistical parameters for these three distribution। फिर हम इनका evaluation करेंगे according to statistical parameters तीनों distributions के लिए, binomial के लिए भी, Poisson के लिए भी और normal के लिए भी। ठीक है, देन है इसमें बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, नोट करते जाइए, बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये सारा इसका सिलेबस रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने देख लिया कि सेकंड यूनिट क्या रहने वाला है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं, जो कि आपका कोरिलेशन। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। यूनिट 3 कोरिलेशन, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं आपके? Correlation and regression for bivariate data. Correlation and regression for bivariate data. Then next है इसमें rank correlation. Then next है इसमें curve fitting by the method of least squares. Curve fitting by the method of least squares. लिखिए correlation and regression for bivariate data. Correlation and regression for bivariate data. Rank correlation, ठीक है, curve fitting by the method of least squares. Curve fitting by the method of least squares. Next है fitting of straight lines। ठीक है, fitting of straight lines. Next है आपका second degree parabolas and more general curves. Second degree parabolas and more general curves। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट
4 यूनिट्स ही हैं इसमें टोटल। तो आपका लास्ट यूनिट है आपका एरर की सिग्निफिकेंस के ऊपर, कि एरर को हम कैसे सिग्निफाई करेंगे। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, सैम्पलिंग एंड स्टैंडर्ड एरर। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, sampling and standard error, test for significance for large samples and small samples, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें रहने वाला है टी डिस्ट्रीब्यूशन और एफ डिस्ट्रीब्यूशन। देन chi square, test for goodness of fit and independence of attributes। chi square test for goodness of fit and independence of attributes, ठीक है। ये आपका लास्ट यूनिट रहने वाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपका ये 4th यूनिट रहने वाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने पूरा सिलेबस देख लिया है आपका मैथमेटिक्स 3 का। तो ये तो होगी हमारी सिलेबस का डिस्कशन, ठीक है। अब हम आपके फर्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ से अब हमने आपको जो है डेमो एक स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपका फर्स्ट यूनिट ही रहने वाला है, ठीक है। कि हम वेरी फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ओके। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करने के लिए कुछ पहले से ही जो है मेजर्स बने हुए हैं, ठीक है। उनको यूज़ करके हम सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर एक सेंट्रल वैल्यू लिखी हुई है, अ सिंगल वैल्यू डैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज़। सेंट्रल वैल्यू वो होती है जो कि एक सिंगल वैल्यू है लेकिन बहुत सारी ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा नीचे, ये देखिए लिखा हुआ है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी कांट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली। सेंट्रल टेंडेंसी को हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। सेंट्रल टेंडेंसी को आप ऐसे मान के चलिए ये एक कोई क्राइटेरिया है, या मतलब कुछ मान लीजिए कि ये कि इसको फाइंड करना है हमने, लेकिन ये हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। तो इसे फाइंड करने के लिए हम और 3 मेजर्स यूज़ करते हैं ताकि इसकी वैल्यू आ जाए। सेंट्रल टेंडेंसी कांट बी कैलकुलेट डायरेक्टली, so we use 3 measures to calculate that central tendency. These 3 measures are mean, mode and median. These 3 measures are mean, mode and median. ठीक है। तो अब हम जब मीन की बात करेंगे तो हम यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ था, आपने पहले भी मीन इतने टाइप के पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में, अर्थमेटिक मीन, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ठीक है, मीडियन एंड पार्टीशन वैल्यूज़ एंड मोड, ठीक है। जैसे जैसे जौन सा टॉपिक आएगा आपको उसके ऊपर परफेक्टली मैं समझाऊंगी, ठीक है। अब आप आ गया नेक्स्ट अर्थमेटिक मीन, ठीक है। सो जैसे कि आपको पता है मीन क्या होता है, आपने ये मतलब मुझे लगता है 6th से 7th क्लास में मीन आ जाता है। मीन क्या कहते हैं? हम मान लीजिए हमें कुछ 5 बच्चे हैं जिनके टेस्ट में नंबर बताए हुए हैं हमें, ठीक है। तो ऐसे में साइड में यहाँ पर देख लीजिए
कोई 5 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, कुछ भी, मैं इनका नाम ABCD लिख लेती हूँ। टेस्ट था आपका आउट ऑफ 10 के 10 में से कितने मार्क्स आएंगे, एक को 6 आ गए, एक को 5 आ गए, एक को 8, एक को 9 आ गए, एक को 7 आ गए, ठीक है, ऐसे। तो अब मुझे टीचर ने बताया, टीचर ने मुझसे पूछा कि मुझे बताओ कि इसका जो है एवरेज क्या रहने वाला है, मतलब अगर मैं क्लास का एक एवरेज लेकर चलूँ तो मेरी क्लास एवरेजली कहाँ पर स्टैंड करती है। तो हम क्या करते होते थे, हम इन पाँचों को, ये पांचों वैल्यूज़ को ऐड करके जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ थी उनसे डिवाइड कर देते थे। यानी कि 6 + 5 13, 13 + 8 आपका हो जाएगा 21, 21 + 9 30, 30 + 7 37, ठीक है। तो ये आ जाएगा 37/5, 5 7 35 और 7.4 आ जाएगा, यानी कि ये। तो इस हिसाब से जो है हम सॉल्व किया करते थे इसको। तो ये हमारा एक मीन आ जाता था। तो हमें यहाँ पर मीन यानी कि एवरेज वैल्यू कितनी मिल गई है हमारे पास, 7.4, यानी कि क्लास में सारे बच्चों को 7.4 मार्क्स आए हैं ऑन एवरेज। वैसे तो किसी को 6 आए हैं, किसी को 5 आए हैं, कम ज़्यादा हैं, लेकिन अगर मैंने ऑन एवरेज की बात करनी है तो सबके मार्क्स जो हैं 7 से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे कर सकती हूँ। ये आपने छोटी क्लास में देखा होगा, एक बेस, मतलब क्या करते थे, पहले ऊपर आ जाता था एडिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने ये वाला फॉर्मूला देखा भी होगा, जैसे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते थे और मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूले से फेमिलियर होंगे, ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं मेन, जहाँ पर हमने लिखी हुई है डेफिनेशन। ये देखिए, अर्थमेटिक मीन। ये देखिए, अर्थमेटिक मीन, मीन कैन बी द मीन ऑफ वैल्यूज, और एवरेज, मीन के साथ एवरेज भी लिख लीजिए, एवरेज मीन कैन बी द मीन स्लैश एवरेज ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं x1 से लेकर xn तक, कैन बी डिफाइंड एज। तो हम इसका मीन या इसका एवरेज कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हमने मीन लिखना है, मीन को एक तो पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। ये क्या थी, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ऑब्जर्वेशन नंबर 3 एंड सो ऑन अप टू ऑब्जर्वेशन नंबर n, ठीक है। जितनी ऑब्जर्वेशन है वहाँ तक हमने इसको जो है प्लस कर देना है और नीचे उतनी से ही डिवाइड कर देना है कि कितनी है, ठीक है। अगर 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 से डिवाइड, 6 ऑब्जर्वेशन है 6 से डिवाइड। ये सिंपल फार्मूला आपने देखा हुआ होगा, फेमिलियर होंगे इससे, नोट कर लीजिए इसे। मीन x बार इज इक्वल टू 1/n इंटू x1 + x2 प्लस अप टू xn, ठीक है, या 1/n सिग्मा xi
वेयर आई कैन बी फ्रॉम 1 to n टर्म्स, ठीक है। साथ में ये भी लिख लीजिए वेयर n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, नेक्स्ट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मीन मतलब अपना स्टैटिस्टिक्स है और जो प्रोबेबिलिटी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत रिलेट करेंगे। पूरा हमारा जो सिलेबस है उसमें कोई और चैप्टर है ही नहीं, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की बात की जा रही है और प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है। तो जो हमारा स्टैटिस्टिक्स में जिसे हम मीन कहते हैं, वो हमारा प्रोबेबिलिटी में क्या है, एक्सपेक्टेशन। स्टैटिस्टिक्स में हम इसको सिग्मा एक्साई करके शो करते हैं और प्रोबेबिलिटी में हम इसको ई ऑफ एक्स करके शो करते हैं, ठीक है। तो ये जो है मतलब आप ऐसा मान लीजिए ये एक लैंग्वेज में है उसकी डेफिनेशन, ये दूसरी लैंग्वेज में है उसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखोगे, ठीक है। देन जो आपके लेक्चर्स की टाइमिंग रहने वाली है वो आपको एवरी डे मतलब मंडे टू फ्राइडे शाम को 5 बजे तीनों लेक्चर्स मिला करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, एक फ्रीक्वेंसी टेबल है, ठीक है, जिसमें x1 से लेकर xn तक फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ठीक है, देख सकते हैं आप। और f1 से लेकर fn तक जो है, सॉरी, x1 से लेकर xn तक ऑब्जर्वेशंस गिवन है और f1 से लेकर fn तक फ्रीक्वेंसीज गिवन है। और फ्रीक्वेंसी होती क्या है कि वो चीज़ कितनी बारी अक्कर कर रही है, नंबर ऑफ अक्करेंस, ओके। जब आपको ऐसा फ्रीक्वेंसी का टेबल दिया होता है तो हम क्या करते होते थे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एक और सेक्शन बना लेते होते थे जिसे एफ एक्स कहते थे हम, ठीक है। तो मीन जब हमने निकालना है, जिसे हम एफ आई एक्स आई कहते थे, ये देखिए यहाँ पर आप वर्टिकल में एक और सेक्शन बनाते होते थे एफ आई एक्स आई, जिसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते होते थे x1 f1 x2 f2 ऐसे करके अप टू xn fn। वो ही नीचे लिखा हुआ है कि जब फ्रिक्वेंसी आपको गिवन हो तो आपने क्या करना है, x1 f1 मल्टीप्लाई हो गया प्लस x2 f2 प्लस अप टू xn fn, और यहाँ पर 1/n जो है बाहर रहेगा। लेकिन यहाँ पर n जो पहले बात की थी वो स्मॉल n की बात थी, अब ये है कैपिटल n। कैपिटल n में क्या फ़र्क है, कैपिटल n इज द सम ऑफ ऑल द फ्रिक्वेंसीज, ये देखिए लिखा हुआ है ना, वेयर n इज सिग्मा ऑफ एफ आई, यानी कि सम ऑफ ऑल द फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, ये देखिए इसको एकदम अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाइए, लिखिए इसमें सारी वैल्यूज़। चाहे यहाँ पर एक और सेक्शन बनाकर एफ आई एक्स आई बनाकर इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ, ये डैश डैश डैश, और इसको एक्स एन एफ एन ये भी लिख लीजिए आप, ठीक है। और इसका मीन का फॉर्मूला इस तरीके से नोट कर लीजिए। अब जो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, इसमें अंतर क्या है, ये भी एफ और एक्स की बात कर रहा है, ये भी और एक्स और एफ की बात कर रहा है, बस इसमें क्या लिख दिया इन्होंने, सम ऑफ, सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ एक्स आई एफ आई, यानी कि प्लस 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 को सीधा एक जगह लिख दिया, फ्रॉम f1 x1 टू xn fn, आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक ये ऑब्जर्वेशन देखी जाएंगी, ठीक है।
अब बहुत बेसिक जो आपके मीन के क्वेश्चन होते हैं वहाँ से ही जो है आपके इंजीनियरिंग में भी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन एक आधा देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास है एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नोट कीजिए क्या है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेरिएबल अज्यूमिंग द डाटा 5, 8, 10, 13, 15। ये मैंने जिस तरीके से आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमें 5 जो है स्टूडेंट्स के टेस्ट का मार्क्स दे दिया है और हमें कहा है कि इसका एवरेज निकालो, ये सेम वही चीज़ है। मीन लिखेंगे, मीन लिखेंगे हम, ठीक है। फिर हम 1/n करके यानी कि जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी देख लेंगे, यानी कि यहाँ पर जैसे 5 ऑब्जर्वेशन हैं तो x1 से लेकर xn को प्लस कर लेंगे। तो जैसे ही मैंने इनको प्लस किया तो जो मेरा टोटल आया वो 51 आया, और ये जो मीन मेरा बना वो 1.0 वो 1.02 बन गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जब हमने 51 को 5 के साथ डिवाइड करना है तो आपका पॉइंट यहाँ पर आना है 10.2 आना है, ठीक है। ये थोड़ा मुझसे मिस्टेकनली लिखा हो गया। यहाँ पर आपका आएगा 10.2। यहाँ पर पॉइंट आएगा 0 के बाद में, ठीक है। सो ये आपका मीन आएगा 10.2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या है, 8 वर्कर्स जो हैं किसी कंपनी में अर्न कर रहे हैं, उनकी जो है डेली वेज बताई गई है। तो हमने इनका जब एवरेज निकालना है तो हमने क्या करना है, पहले तो नंबर ऑफ वर्कर्स काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्कर्स हैं। तो हमने 1/8 से क्या किया, डिवाइड, और जो प्लस करनी है ऑब्जर्वेशन सारी प्लस करनी है, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस को प्लस किया तो हमारे पास 344 आया, और 344 को 8 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 43 आ गया। तो हमें उनकी एवरेज इनकम पता चल गई जो कि है 43 रुपीज़, ठीक है। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप है आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को ये डेमो चाहिए था डेमो भी मिल गया और सिलेबस का डिस्कशन भी हो गया, ठीक है। ये वाला वीडियो मैथ्स का, ओओपी का, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का, तीनों का फर्स्ट वीडियो जो है मैं यूट्यूब पर ही अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। बाकी आपके जो वीडियोज़ रहेंगे वो ऐसे यूट्यूब पर नहीं अपलोड होंगे, ठीक है। जितने भी बैच वाले स्टूडेंट्स हैं अगर उनको कोई भी क्वेरी है, इशू है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई और स्टूडेंट जो है जिसने डेमो लेक्चर देख लिया उसके बाद बैच लेना चाहता है तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा, ठीक है। सो एक तो हमारा आज बैच लॉन्च हो गया, एक बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन की बात है आपके लिए भी मेरे लिए भी, ठीक है। सो ड्रॉप अ हार्ट डाउन देयर so that I can see that and it gives me more encouragement to make more such videos. Thank you for watching. Take care. Bye bye.